Hello, good morning, students. This is the video lecture of the class 10 physics on the topic electricity. तो बच्चे ये इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा, रेजिस्टेंस पढ़ा, रजिस्टिविटी पढ़ा, कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। ये थोड़ा सा एक रिकैप करेंगे, सभी का एक अच्छे सा रिवीजन करेंगे और उसके बाद आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज पढ़ेंगे हम न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करना है, जो हमने प्रीवियस टॉपिक्स पढ़े उसके ऊपर के। तो चलो शुरू करते हैं आज। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक करंट? दिस इज द इलेक्ट्रिसिटी class 10th. What is the electric current? What is the electric current? Electric current denoted by I equal to charge divided by time. मतलब amount of charge passes any cross section of the wire in a unit time, this known as a electric current. So I is equal to Q divided by T. So the unit of the current I is a ampere. So 1 ampere equal to charge is a 1 coulomb and time is a 1 second. तो डिफाइन द एम्पियर आता है तो कैसे लिखेंगे? करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 coulomb of the charge passes through the any cross sectional area of the wire in a 1 second. This is known as a 1 ampere. तो ये फॉर्मूला मिल गया Q इज इक्वल टू आई टी या Q इक्वल टू यानी। तो ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इससे हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना कुछ न्यूमेरिकल किए थे, फिर दोबारा समझाते हैं। ये टोटल चार्ज है, कितना चार्ज, ये करंट है और ये टाइम है। टाइम सेकंड में लेना है, करंट एम्पियर में लेना है, तो उससे हमें पता चलेगा कितना कूलम चार्ज वायर से पास हो गया। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेस अगर ऐसा आया तो ये एन फाइंड करना है। एन मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ चार्जेस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासेस थ्रू दी वायर, और E is a charge on the each electron is a 1.6 into 10 raised to 19 coulomb. तो इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासेस इन ए क्रॉस सेक्शनल वायर इन ए गिवन टाइम इक्वल टू ये आ गया आई टी डिवाइड बाई ई। करंट टाइम सेकंड में चाहिए, एम्पियर में करंट, और चार्ज आएगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 कूलम। तो ये करंट और उसके रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो या पोटेंशियल डिफरेंस, it denoted by or unit is used as a volt. Potential difference unit is used as a volt. तो पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट फॉर्म में हम पीडी लिखेंगे इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज पर कूलम पे चार्ज। सो वर्क का यूनिट है जूल, कूलम का चार्ज का यूनिट कूलम, एंड पोटेंशियल इज ए 1 volt. Potential said to be 1 volt when 1 joule of work is done when to pass the 1 coulomb of the charge. This known as a potential difference. फिर उसके बाद हमने ओम्स लॉ पढ़ा। ओम्स लॉ में क्या पढ़ा? तो potential difference applied across the wire is a directly proportional to current flowing through the wire ये in a closed circuit at constant temperature. So V is equal to I into R हो गया। So R is equal to V divided by I. This known as a constant. सेम वैल्यू सबके लिए, वो सर्किट में constant. This known as proportional to constant and this constant is known as a resistance. क्या बोलेंगे इसको? resistance.
सो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। उसके बाद हमने पढ़ा फैक्टर्स डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? फैक्टर्स ऑन विच वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस डिपेंड्स, वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस? व्हाट इज द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस मीन्स द flow, it is a opposition offered to the flow of the charges or electrons. This is known as a resistance, and every conductor has a certain resistance. Conductors are the having low resistance while insulators having very high resistance, so they are not carrying the electric current, or they are bad conductor for the electric current. तो कौन कौन से फैक्टर पे रेजिस्टेंस बोलता है? एक तो लेंथ हो गया, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, हम इसके लिए यल बढ़ी कैसा होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। दूसरा है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ए। और तीसरा फैक्टर अगर हम पढ़ेंगे तो टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ ए मटेरियल। अगर कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है? बढ़ता है। when temperature increases तो R वैल्यू भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। R वैल्यू इज आल्सो, रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। एंड फोर्थ फैक्टर इट इज ए नेचर ऑफ द मटेरियल। कौन सा मटेरियल? नेचर ऑफ ए मटेरियल। तो नेचर ऑफ मटेरियल देखेंगे तो सिल्वर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद कॉपर है, एल्यूमिनियम है। तो ये मटेरियल जो है कंडक्टर्स, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स नेचर ऑफ द मटेरियल इज ए is also the electric, this resistance also depends on the nature of the material. सिल्वर अच्छा कंडक्टर है, उसके बाद कॉपर आता है, उसके बाद एल्यूमिनियम आता है। इस तरीके से इसका हम ले सकते हैं कि फैक्टर्स ऑन विच वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन ए 4 फैक्टर्स। तो ये R इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, लेंथ बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। हमने ये पढ़ा। अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे तो इसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट रखेंगे, तो ये इसको बोलते हैं रो एल डिवाइड बाई ए। तो R इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए। रो इज नोन एज ए रजिस्टिविटी, दिस नोन एज ए रजिस्टिविटी। रो इज नोन एज ए रजिस्टिविटी। इसको यूनिट कितना है और क्या है? ओहम मीटर। क्या आता है? ओहम मीटर। तो रेजिस्टेंस का ओहम इज ए स्मॉल यूनिट, ओहम स्मॉल यूनिट है। उससे बड़ा चाहिए तो किलो ओहम आएगा, मेगा ओहम आएगा, मतलब 10⁻³ ओहम, 10⁻⁶ ओहम। तो इस तरीके से बड़े यूनिट्स हम रेजिस्टेंस का यूज़ कर सकते हैं। अभी रजिस्टिविटी जो है, रजिस्टिविटी रो इक्वल टू R इंटू ए एल डिवाइड R इंटू ए डिवाइड बाई एल, इस तरीके से आएगा। तो ये हो गया फॉर्मूले सभी। और resistivity, the material which having a higher resistivity used as a heating elements or heating devices। heating devices में कौन सा यूज़ करते हैं? heating devices high resistivity, high value of the resistivity is used in a heating elements like a geyser, electrical iron, और दूसरा शेगड़ी है, इलेक्ट्रिक हीटिंग कॉइल्स है जो टोस्टर में यूज़ करते हैं। तो इस सभी में क्या यूज़ करते हैं? रेजिस्टेंस यूज़ है। हेयर हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल इज यूज, दिस नॉन एज ए मैंगनीन, निक्रोम, और these having a these are the alloys having a high resistivity। चलो ये हो गया सभी थ्योरी पार्ट। इसमें हमने ये चार्ज का ये सब याद रखना है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी किया है हमने इसके पहले वीडियो में भी, लेकिन और थोड़ा इसमें रिवीजन करते हैं कुछ वीडियो ये न्यूमेरिकल लेकर। जब पहला न्यूमेरिकल देखो जो इससे रिलेटेड है, द रेजिस्टेंस ए 6 ओम रेजिस्टेंस, 6 ओम रेजिस्टेंस वायर
is doubled up by folding calculate the new resistance of the wire. Calculate the new resistance of wire. समझ लो इसका मतलब क्या है। एक रजिस्ट वायर है, इस तरीके से एक लंबा वायर है, ए बी इज ए वायर, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R इज इक्वल टू 6 ओम। इसको फोल्ड किया मतलब आधा से यहाँ इस साइड आ गया, तो ये फोल्ड इस तरीके से हो जाएगा, और ये फोल्ड किया, मतलब इसका पहला लेंथ कितना था, लेंथ इक्वल टू L था। अभी इसका लेंथ, नया लेंथ L डैश बन गया, कितना बनेगा, L/2। और हमें नया रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है, दैट इज़ R डैश, वी हैव टू फाइंड, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। अगर हम किसी वायर को फोल्ड करेंगे और ये इसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, लेंथ कम हो जाएगा लेकिन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा। अब एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कितना बढ़ेगा, तो अगर लेंथ हाफ हो गया, व्हेन न्यू लेंथ इज ए हाफ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल कहीं तो लॉस नहीं होता है, जो मटेरियल है उसी को हम फोल्ड कर रहे हैं या रीमोल्ड कर रहे हैं, तो इसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन क्या, जब लेंथ हाफ होगा तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन 2 टाइम्स होगा। अगर 3 फोल्ड किया सपोज, तो L/3 हो गया, तो ये 3 टाइम्स से बढ़ेगा। ये आपस में इन दोनों का ये रिलेशन है। अब हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस, या ऐसा ये होने के बाद इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो किस तरीके से आएगा, देखो किस तरीके से आएगा, तो R इज इक्वल टू क्या आता है, रो L डिवाइड बाई ये फॉर्मूला है, और इसका रेजिस्टेंस दिया है 6 ओम। दिस इज द कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या किया, इसको फोल्ड किया है, किस तरीके से फोल्ड किया, हाफ द लेंथ, तो न्यू R डैश इक्वल टू रो, नया लेंथ क्या हो जाएगा, L डैश, और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन चेंज होएगा A डैश। रो तो मटेरियल सेम है, एक ही मटेरियल है, तो ये कांस्टेंट आ गया एज इट इज़। L कितना हो गया, L/2 हो गया, L डैश हो गया L/2, A डैश कितना हो गया, A डैश हो गया 2A। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा रो L डिवाइड बाई ये 2, और ये 2 कितना हो जाएगा, 4 ऑफ A। इसका मतलब कितना गया, इक्वल टू 1/4 इंटू रो L डिवाइड बाई A। इसका वैल्यू हमें पता है कितना है, 6 ओम। इक्वेशन नंबर 1 देखेंगे तो, सो न्यू R डैश इक्वल 1/4 इंटू 6 इक्वल टू, डिवाइड करो तो ये आएगा 4 1 जा 4 और 4 5 दे जाओ, सो दिस इज ए 1.5 ओम। जब वो रेजिस्टेंस को मोल्ड किया, उसका हाफ लेंथ बन गया, तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन 2 टाइम्स होता है, और 2 टाइम्स एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन होता है, तो इसका रेजिस्टेंस कितने से कम हो जाता है, 1/4 से कम हो जाता है। इट इज डिक्रीसेस बाय दी 1/4। ये इस तरीके से क्वेश्चन दूसरा भी आ सकता है, जैसे एक वायर है, उसका लेंथ, थिक वायर है, उसका लेंथ L है, तो इसको क्या किया, इसको स्ट्रेस किया, खींचा यूनिफॉर्मली, सो ये लेंथ इज इंक्रीजेस बाय दी 3 टाइम्स द ओरिजिनल। इससे 3 गुना इसका लेंथ बढ़ गया, मतलब L डैश इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द L, पहले से 3 टाइम्स। तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कम होगा या ज़्यादा होगा, जैसे सोचो थोड़ा, ये बढ़ेगा या कम होगा, तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इसका क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। जब हम वायर को खींचेंगे और लंबा बनाएंगे खींच के, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, अदरवाइज वो न्यूमेरिकल गलत होता है। तो उसमें दिया होता है हैविंग ए यूनिफॉर्म एरिया, एक सही सा एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है, तो ये A/, कितना हो जाएगा, A/3 हो जाएगा। जब लेंथ 3 गुना बढ़ेगा
तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन अपने आप 3 गुना कम हो जाएगा। इस तरीके से ये रिलेशन यूज़ करना। और ऐसा कुछ क्वेश्चन आया, लेंथ इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, लेंथ इज रिड्यूस बाय हाफ, या 4 टाइम्स किया, 3 गुना किया, तो इस तरीके से सभी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। उसके बाद कुछ भी आया क्वेश्चन तो ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में हम रजिस्टिविटी से रिलेटेड और तुम्हें एक क्वेश्चन समझाता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कन्वर्शन करना आना चाहिए। तो इसके लिए और एक क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ कैसे, किस तरीके से इसको लेना है। अब देखो, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर। नया पेज लेते हैं इसके लिए। टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ copper wire 1 kilometer long and 0.5 या 0.50 mm diameter if the resistivity of a copper is 1.7 into 10 raised to minus 8 ओहम मीटर। तो ऐसा एक क्वेश्चन है। अब इसमें कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर। हमें क्या फाइंड करना है? रेजिस्टेंस मतलब आर फाइंड करना है। व्हाट इज गिवन क्या है? लेंथ ऑफ द वायर दिया 1 किलोमीटर। उसके बाद क्या दिया? डायमीटर ऑफ द वायर दिया, डायमीटर इज ए 0.50 mm। इस तरीके से ये दूसरा क्वांटिटी दिया है। और तीसरा क्वांटिटी ये दिया है रजिस्टिविटी रो 1.7 इंटू 10 raised to 8 ओहम मीटर। अब देखो, ये किलोमीटर में दिया है लेंथ, ये mm में दिया है, और ये मीटर में है। तीनों डिफरेंट यूनिट्स है। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते फिज़िक्स में या किसी में भी, तो हमें एक सेम सिस्टम ऑफ द यूनिट आना चाहिए। तो उसको करने के लिए हम सभी को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो लेंथ का देखो, 1 किलोमीटर मतलब कितना हो गया? 1000 मीटर। और इसी को हम लिखेंगे 10 raised to 3 मीटर, ऐसा भी लिख सकते हैं। और दूसरा डायमीटर। अभी डायमीटर को कन्वर्शन करना सीखो दे पहले, क्योंकि ये mm में दिया है। 10 mm करेंगे 10 मिलीमीटर, तो इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है, बराबर। और जब 100 mm करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। या 1 मीटर इक्वल टू कितना होगा फिर? 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। मतलब अगर ये लिखेंगे हम 10 raised to 3 mm 1 मीटर इक्वल टू, और ये इस साइड आएगा तो क्या होगा? 1 mm इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10 raised to 3 क्या आएगा? मीटर। सो 1 mm इक्वल टू 10 raised to, अगर ये 3 ऊपर जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा और ये मीटर हो जाएगा। मतलब mm का अगर मीटर करना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है? 10 raised to -3। कैसे होता है? तो ये सीख लो पहले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अभी यहाँ ये दोबारा लिखने की वजह से डायरेक्ट mm का मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इस तरीके से लिखूँगा 0.50 इंटू 10 raised to -3, ये हो गया मीटर में। लेकिन ये डायमीटर है, हमें क्या चाहिए? रेडियस चाहिए, क्योंकि एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला है πr²। क्योंकि वायर कैसा होता है? सर्कुलर होता है। और सर्कुलर वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया समझ गए तो अगर ये पेन है तो इसका ये वायर मान लो, तो इसका जो ये सर्कुलर पार्ट दिखता है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया का फाइंड करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है πr²। जिसे πr²।
तो R इक्वल टू कितना लिखूँ मैं यहाँ लिखेंगे 0.50 डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये डायमीटर रहती है, रेडियस है, तो इंटू 10⁻³ मीटर। और फिर R इक्वल टू डिवाइड करो तो ये आएगा 0.05025 इंटू 10⁻³ मीटर, इस तरीके से आएगा। अब हमें इसको एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसको और थोड़ा ठीक से लिखेंगे तो ये 25 इंटू कितना डेसिमल मैंने शिफ्ट किया, 2 डेसिमल, तो यहाँ कितना बढ़ाना है, 2, 10⁻, फिर ये -5 मीटर हो जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से ये R वैल्यू मिला तो एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन पाई का वैल्यू कितना है, 22 डिवाइड बाई 7 इंटू R का स्क्वायर मतलब 25 इंटू 10⁻⁵ इसका स्क्वायर, क्योंकि हमें कि ये फाइंड कर रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन चाहिए, लेंथ चाहिए और रेजिस्टिविटी चाहिए। तो एरिया ऑफ द बाकी सभी है, खाली हमें एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन फाइंड करना है ये वायर का। आई थिंक सब तुम लोगों को समझ में आया होगा। सो 22 डिवाइड बाई ये 7 आएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625 और 10⁻⁻5 उसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 10⁻⁻10 बराबर। ओके, ये हो गया एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन और क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाई A। अब रो का वैल्यू कितना दिया है, ओके, रो का वैल्यू कितना दिया है, 1.7 इंटू 10⁻⁸ इंटू लेंथ कितना है 10⁻³ +3 है। उसके बाद एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन डिवाइड है, तो ये आएगा 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 625 इंटू 10⁻⁻10, ये वैल्यू हो गया। तो इसको हम लिखेंगे, अभी ये 7 ऊपर जाएगा तो ये 1.7 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻8 है +3 है, कितना हो जाएगा 10⁻⁻5 और डिवाइड बाई कितना है 22 है एक और 625 है, और जो 10⁻10 है ऊपर जाके ये प्लस बन जाएगा, राइट। देन 1.7 इंटू 7 इंटू 10⁻+5 रह गया, डिवाइड बाई 22 इंटू 625। अब इसको कैसे सॉल्व कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो एक तो हम इसको ठीक से एनालाइज करके 5 से डिवाइड करो, इस तरीके से देखो मैंने कैसा करता है। अभी 1700 मैंने यहाँ 3 डेसिमल बढ़ा है, यहाँ 3 बढ़ गया और कितना बचे भाई 3 चले गए तो 2 बच गए, फिर 2 जीरोज़ बचे हैं, तो मैंने कितना जीरोज़ लगाना है 5, 1 2, ये 2 इसके ऊपर और 1 2 3 इसके ऊपर, मतलब 5 हो गए, डिवाइड बाई 22 इंटू 625, ये डिवाइड करो, चाहिए तो इसको 5 से डिवाइड करो, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करो, इसको 5 से डिवाइड करो। ऐसा करने से चलो इसको डिवाइड करते हैं या 25 से करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 700 को हम ऐसा लिखेंगे 7 इंटू 100 मतलब 700, 25 से डिवाइड करो तो 24 5 4 जा 100 और 25 कितना होता है 625। अब देखो क्या बचा है, अब बचे हुआ टर्म फिर से इसको ये इससे डिवाइड करो, ये 2 से हो जाएगा, ये 11 बन जाएगा और बचा हुआ टर्म फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको इक्वल टू 1700 इंटू, अब मैंने इसमें लिखा था 7 और ये हो गया 14, ये 7 और ये 2, 7 2 ज़ा 14 डिवाइड बाय इसका हो गया यहाँ 25 इंटू 11, ओके बराबर है सभी। ये अब देखो 1700 यहाँ ऐसा लिखा
मैंने 7 इंटू 100 किया था, तो इसे डिवाइड 4 ये किया के ये 7 2 14 हो गया, तो वो लिखा, और ये 25 और ये 11 लिखा बराबर। अब मैं इसको लिखूँगा 17 इंटू 100, ये 1700 हो गया, इंटू 14 डिवाइड बाई 25 इंटू 11, 25 अगेन यहाँ 4 जा हो जाएगा, और बचा हुआ टर्म 17 इंटू 4 इंटू 14 डिवाइड बाई कितना रहेगा 11। आसान हो गया, अभी इजीली डिवाइड कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, और आराम से ये आंसर करेंगे तो 86.54 ओहम आता है। दिस आर इज इक्वल। कैलकुलेशन थोड़ा सिस्टमेटिक करो, अपना ओन वे यूज़ करो, या इसी तरीके से करे किया तो भी चलेगा, तुम्हें जो कन्वीनियंट लगता है उस तरीके से, लेकिन इसमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। और क्वेश्चन देखना है तो मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन देता हूँ, तुम खुद प्रैक्टिस करो इसका। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आता है, और इसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरी है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेकर कैलकुलेशन आना चाहिए बराबर, वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं न्यूमेरिकल देता हूँ, तुम नोट करो और अपना कॉपी में इसको सॉल्व करो। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, इसमें क्या पूछा है, कैलकुलेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। Calculate the area of the cross section of wire if length is 1 meter, its resistance is 20 ohm, its resistance is a 20 ohm, and resistivity is 1.84 into 10 raised to minus 6 ohm meter. So calculate area of the cross section। इस तरीके से ये क्वेश्चन करके व्हाट्सएप लिंक में आंसर डाल दो, और कितना लोगों का बराबर रहता है हम चेक करेंगे। दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करो इसका। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द एल्यूमिनियम केबल, कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम केबल, calculate the resistance of the aluminum cable of length 10 kilometer and diameter 2 mm, if resistivity of aluminum is 2.7 into 10 raised to minus 8 ओहम मीटर। तो क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। यहाँ डायमीटर दिया है, लेंथ दिया है, और रजिस्टिविटी। जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरह की इसका आंसर निकालो, और इसका आंसर होमवर्क का कॉपी में मुझे फ़ोटो करके सेंड करो विद दिस व्हाट्सएप लिंक, व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करो। आई थिंक अगर ये 2 क्वेश्चन तुम बिना देखे, कहीं से भी बिना देखे सॉल्व कर पा रहे और उसके आंसर अगर करेक्ट आए, तो तुम ये अच्छी तरह से ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख गए। और आगे का वीडियो लेक्चर जो कल का पीरियड में आएगा, वो सीरीज़ और पैरेलल को जो हमने थियरी पढ़ा था रेजिस्टेंस का, उसके ऊपर क्या करेंगे, उसके जो न्यूमेरिकल्स है, सीरीज़ कैसे आइडेंटिफाई करना, पैरेलल कैसे निकालना, फिर उससे करंट कैसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिस मत कीजिए, आगे का यूनिट भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। और ये जो 2 न्यूमेरिकल है, बिना देख के नोट करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर तुम ये सॉल्व कर पाए तो यू आर परफेक्ट इन दिस यूनिट। ईजीली तुम ये टाइप के न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। कल का वीडियो लेक्चर में
सीरीज पैरेलल का न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।